Welcome to Pushpad Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 का चैप्टर। इसमें हम जानेंगे फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। फोर्स होता क्या है? कोई पुश होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पे है, उसको हम धक्का देते हैं तो वो मूव करती है, और या फिर हम उसको खींचते हैं अपनी तरफ, पुल करते हैं, तो वो क्या होता है, रेस्ट में से मूव करता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास नोटबुक रखी है आपके टेबल में। जब तक आप उस नोटबुक को उठाओगे नहीं अपने हाथ से, तब तक वो अपने आप मूव नहीं करेगी। तो वो जो आप उस नोटबुक को उठा रहे हो, तो वो नोटबुक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और जो आप है वो उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो आप उसको अपने हाथ से उठा रहे हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। वो नोटबुक जो है वो मूव कर रही है, वो आपने उस नोटबुक को अपने हाथ में ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का धक्का लगाना, या जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके घरों में गेट लगे होते हैं। वो गेट अगर जब तक आप उसे अपने हाथों से बंद नहीं करोगे, वो अपने आप बंद नहीं होंगे। तो जो आप उसे बंद कर रहे हो हाथों से, वो आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, एक उसे पुश कर रहे हो, तभी वो बंद हो रहा है। पुश मतलब धक्का देना होता है, और पुल मतलब खींचना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगता है, तब उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स किस वजह से होता है? फोर्स अपने आप ही नहीं होता, उसमें दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। जैसे एक नोटबुक है, तो नोटबुक और आप दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। आप नोटबुक को उठा रहे हो तभी फोर्स लग रहा है उसमें, वरना वो फोर्स नहीं लगता। अगर गेट है और गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उसे करोगे नहीं, तो आप उसमें एक फ़ोर्स लगा रहे हो ताकि वो गेट बंद हो जाए। तो फोर्स हमेशा ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स तो होते ही हैं उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। आप ये फर्स्ट वाली इमेजेस में देखिए, पहले आप इसमें देखिए, ये क्या कर रहा है, ये बॉल को कैच कर रहा है। ये बॉल इसके पास आ रही है, बॉल को रोक रहा है। तो ये जो बॉल को रोक रहा है, ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ताकि बॉल जो है रुक जाए। और इसमें देखिए जो भी इसकी हॉकी जो बॉल है उसको वो फ्लिक कर रहा है, उससे मार रहा है। और लास्ट वाले पिक में ये भी बॉल को, जो क्रिकेटर है ये बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉल को जो स्टॉप कर रहा है उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी वो बॉल रुकेगी, नहीं तो वो नहीं रुकेगी। अब फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसके हम कुछ जानते हैं, इसके बारे में कुछ। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं आगे। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर हम दूसरी साइड से अप्लाई करते हैं तो वो दूसरी साइड को मूव करेगी। अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं, तो वो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसका नेट फोर्स बोला जाएगा। और उन दोनों को माइनस करेंगे जब हम, जैसे कि एक साइड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हम दोनों साइड से उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों साइड के फोर्स जो भी आएगा फिर उन दोनों को हम इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। और इनका जो डिफरेंस होगा दोनों फोर्स के बीच में, वो क्या होगा, ये नेट फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स क्या है, लार्जर भी हो सकता है और स्मॉलर, छोटा सा भी फोर्स लगता है और बड़ा फोर्स भी होता है। अब जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, चाहे वो छोटा हो, स्मॉल हो या बड़ा हो, इसको हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर फोर्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। और अगर हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस साइड को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस साइड से हम फोर्स भी लगा रहे हैं और फोर्स इस साइड से भी लग रहा है, तो अगर इस साइड से हम फोर्स भी लगाएंगे और इधर से भी लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम इधर से लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ, टग ऑफ वॉर। ये एक गेम होता है, आप लोगों ने शायद खेला भी होगा। इसमें देख सकते हैं आप, कुछ बच्चे जो है एक रस्सी को खींच रहे हैं। ये एक रोप है और इसको ये बच्चे खींच रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये रस्सी मूव ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है, इसीलिए रस्सी मूव नहीं करती है। और जिस साइड पे भी फोर्स ज़्यादा हुआ, रस्सी उस साइड को मूव कर जाएगी। मान लीजिए अगर इधर साइड पे फोर्स ज़्यादा लगाया इन स्टूडेंट्स ने, तो इधर को
जो रस्सी है मूव कर जाएगी और ये जीत जाएंगे। और अगर इधर साइड पे फोर्स ज़्यादा लगाया और ये रस्सी जो है ये फिर इधर को मूव कर जाएगी और ये टीम जीत जाएगी। तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि फोर्स जो है अगर इक्वल लगेगा दोनों साइड से, अपोजिट साइड से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो इक्वल लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब फोर्स जिस साइड पे ज़्यादा लगेगा और उसी साइड की तरफ वो मूव करेगा। अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो मोशन है, जैसे ऑब्जेक्ट है वो स्टेट में, मतलब वो रेस्ट में है, तो वो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा, वो रेस्ट से मोशन पे आ जाएंगी वो ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड चेंज होगी और ये जो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मोशन जो भी हो चेंज, जो उसका मोशन है, डायरेक्शन जो है वो जो चेंज होगा उसको, ये किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। जब फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, उसका जो मोशन है, डायरेक्शन है, उसको किस साइड पे मूव करना है वो चेंज होगा। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों ही चेंज होते हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, कि वो किस साइड पे मूव कर रही है। अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका मोशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। शेप कैसे चेंज हो सकती है इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों के घरों में आटा बनता है, उसको जब मार रहे होते हैं उस आटे को, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप क्या होती है? चेंज होती जाती है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी नोटबुक रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही है, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, उसको लोगे, खींचोगे अपनी तरफ या धक्का दोगे तो वो मूव करेगी। और यही जो फोर्स होता है ये क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको चेंज करता है, कि डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी स्पीड, वो डिपेंड करता है फोर्स किस तरीके का लग रहा है, कैसे लग रहा है, अपोजिट साइड से लग रहा है या फिर उसको, मतलब हम एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हैं और उसकी स्पीड बढ़ रही है, हम लार्जर फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉलर फोर्स लगा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिपेंड करती है कि हम फोर्स कैसे कौन से फैक्टर से लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस जिनको जब हम अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है। जैसे कि हमको नोटबुक को मूव करना है, तो नोटबुक को मूव करने के लिए हमें उसके ऊपर हाथ लगाना होगा, उसको वो तभी मूव होगी। हाथ लगाएंगे तो मतलब हम और नोटबुक क्या होंगे? कांटेक्ट में आ जाएंगे, तभी वो मूव करेगी। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसी का एग्जाम्पल है एक मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जिसमें हमारी जो बॉडी की मसल्स होती है वो वर्क करती है, उनके एक्शन से फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो एनिमल्स है ये क्या कर रहे हैं? ये जो गाड़ी में जो भी इनके सामान रखा है वो उसको खींच रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स है अपनी मसल्स का पूरा यूज़ कर रहे हैं, फोर्स मसल्स यूज़ करके वो फोर्स लगा रहे हैं ताकि इसको खींच पाए। तो इसीलिए हम इसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी मसल्स का यूज़ करके फोर्स लगाते हैं। अगर हम कुछ लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, लिखते हैं, तो जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें भी हमारी मसल्स क्या है? मसल्स का काम होता है, तभी वो हम लिख पाते हैं। अगर हमारी मसल्स काम नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फोर्स ही, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसको मोशन पे लाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्स का ही एक काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे मूव पे लाए, मूव में है तो उसको रेस्ट में लाए। तो ये सारी चीज़ें जो हो पाती है ये किसकी वजह से हो पाती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ये सरफेस कांटेक्ट करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जैसे कि एक बॉल है और ग्राउंड है, तो जो बॉल का जो सरफेस है और जो ग्राउंड है, जो बॉल है वो ग्राउंड पे मूव करेगी तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही क्या करती है? जो मूविंग बॉल होती है, जैसे कि कोई बॉल मूव कर रही है ग्राउंड में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब लगता है उसी की वजह से ये स्टॉप हो जाती है। बॉल जब मूव कर रही होती है वो रुक जाती है। एक एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पास एक बॉल है
और यहाँ पर से ये ग्राउंड है पूरा एरिया। तो ये बॉल जो है मान लीजिए आ रही है इधर से और यहाँ पास ये ग्राउंड है। जब ये ग्राउंड के टच में आएगी तो यहाँ पास फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ये बॉल के अपने आप रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट करता है, तभी तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है तभी तो रुकेगी। रुके हुए ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी रेस्ट पे है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता है, उस पर उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके ऊपर ही एक्ट करता है, उसके ऊपर ही लगता है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हमेशा अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, बॉल जो है वो इधर से मूव कर रही है, बॉल इधर को आ रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से लगेगा। बॉल इधर से आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है कि अब आप जैसे फोर्स के लिए दो जो है ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं फोर्स लगने के लिए, तो उसी तरीके से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, अराइज होता है, तब उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? ऐसे फोर्स जो बिना कांटेक्ट के ही कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। बिना कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने मान लीजिए नोटबुक तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, नोटबुक की जगह कोई और। हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने ऐसे रख दिया और उसके पास हमने एक आयरन का पीस रख दिया। अब जो मैग्नेट है वो अपने आप ही आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, आयरन का पीस अपने आप मैग्नेट की तरफ खींच गया। ये कौन सा फोर्स हुआ? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। इसमें दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, दूर दूर थे, लेकिन फिर भी मैग्नेट ने आयरन को अपनी तरफ खींच लिया। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो बिना किसी के जैसे बिना किसी के कांटेक्ट में अप्लाई होता है। इसके टाइप्स है बहुत सारे। पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। जो फोर्स एक्सर्ट होता है जैसे जिसमें मैग्नेट है और वो क्या करेगा, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको मैग्नेट का एक एग्जांपल दिया कि मैग्नेट जो है आयरन को, जो मेटल पीस है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। और इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। इसी के ही एग्जाम्पल है जो इसके बिना कॉन्टैक्ट में आके वर्क करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब कोई चार्ज बॉडी प्लस और माइनस चार्ज जो भी हो उसके ऊपर फोर्स, जो चार्ज बॉडी है वो क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। जो दूसरी चार्ज बॉडी है या फिर जो दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है उसके ऊपर जो वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स लगाएगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है। ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट होता है, ऐसा फोर्स जो लगता है अर्थ की हेल्प से लगता है, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में हेल्प करता है, नीचे की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ इसका। हमने मान लीजिए कॉइन फेंका है, हम छत पे हैं, वहाँ से हमने एक कॉइन फेंका है नीचे की तरफ, तो वो जो कॉइन है वो अपने आप ही नीचे चला गया और जो ग्रेविटी है वो उसे और अपनी तरफ खींच रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। सिंपली हम इसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है अर्थ से, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अब हम सब के ऊपर भी ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लगती है। हमें पता भी नहीं, हमें बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हम सब के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगता है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा फोर्स जो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में लग रहा होगा और वो उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन वो किस तरीके से लग रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स जो है वो लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है फोर्स के, लेकिन ये उससे अलग है थोड़ा। अब अगर स्मॉलर एरिया होगा, छोटा एरिया होगा, तो प्रेशर जो है उस एरिया पे ज़्यादा लगेगा, और अगर इसका अपोजिट होगा, अगर लार्ज एरिया होगा तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा।
प्रेशर लिक्विड और गैसेस पे भी एक्सर्ट होता है। ये कैसे होता है, एग्जांपल के लिए मैं इसमें बताती हूँ। जैसे हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल के नीचे हमने बॉटल में पानी भरा है और बॉटल के चारों नीचे साइड पे हमने चारों साइड पे इक्वल होल्स बना दिए। अब इसमें क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। अब ये पानी कैसे बाहर निकलेगा, इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो ये पानी को जो है वो बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से ये प्रेशर होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है। एनवलप ऑफ एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब एक जिसमें बहुत सारे एयर प्रेजेंट हो, तो वो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बहुत सारे एयर प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग एयर प्रेजेंट है। अब ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। जैसे इसमें मैं आपको ये गैसेस वाला एक एग्जांपल देती हूँ, उसी की तरह सिमिलर ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। जैसे एक वॉल है हमारे पास, उस वॉल में गैसेस भरी है। ये हमारे पास एक वॉल मान लीजिए, इसमें बहुत सारी गैसेस भरी है। ये जो गैसेस भरी है क्या होंगी, जो वॉल होगी उसके वॉल से जब वो टकराएंगे तो उसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इसी तरह ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब वो एक दूसरे से टकराती है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो और मूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में बस इतना ही था, जिसमें हमने फोर्स के बारे में जाना, वो किस टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा हमने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो होते हैं उसमें भी प्रेशर्स लगता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ।